गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज आप एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ोगे और आपके लिए ये सबसे केमिस्ट्री के लिए बेसिक है। अगर आप ये एटम मॉलिक्यूल सीख जाते हो तो आगे का मतलब आपको 10 में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा सब आदमी टेंटेटिव हो जाओ। सब आदमी जुट गए तो थोड़ा सा हम बताएंगे पहले कि एटम और मॉलिक्यूल्स एक्चुअली होता क्या है। ये देखो, आप मैटर में पढ़े हो कि कोई भी मैटर जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल का बना होता है। तो उसी स्मॉलेस्ट टीनी पार्टिकल्स को यहाँ पर क्या कहा जाता है, एटम कहा जाता है। तो थोड़ा सा समझो ये दोनों में क्या अंतर है। ये देखो क्या होता है, ये एटम जो बोलते हो तो ये एटम क्या होता है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये ग्रुपिंग बनाता है। तो जनरल जैसे एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे आप बोलते हो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। अब इसको आप क्या लिखते हो, ऐसे H लिख देते हो, इसको C लिख देते हो, इसको O लिख देते हो। तो आप क्या पढ़ते हो, एक्चुअली ये जो HCO जो लिखे हो ये क्या है, एलिमेंट है। क्या है ये एलिमेंट है। एक्चुअली ये अंगूठी दिक्कत कर रहा था। क्या है ये, तुम्हारा एलिमेंट है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हो, H एटम, C एटम या O एटम। तो ये OCH का मतलब ये नहीं समझना ना कि दैट इज द एटम। तो ये क्या है, ये सिंबल है आपका। तो ये इसको आप बोलते हो एलिमेंट। एलिमेंट आप देख लो, ये जो एलिमेंट बोलते हो चाहे हाइड्रोजन हो, कार्बन हो या ऑक्सीजन है। तो सपोज करो हम एक एग्जांपल लेते हैं, आप कार्बन लिखते हो C, क्या लिखते हो, कार्बन। मान लो ये कार्बन में देख लो, सपोज करो ये एलिमेंट है और इसमें देख लो ये इस तरीके से छोटा बड़ा क्या इस तरीके से देख लो, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर देख लो। ये क्या है, यही एटम है। और ये मिलके क्या बना देता है, कार्बन एलिमेंट आप बोलते हो। तो एटम क्या होता है तुम्हारा, ये एटम जो होता है वो एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी होता है। और ये इसमें क्या होता है, एक एटम का जो प्रॉपर्टी होगा वो सारे एटम का प्रॉपर्टी होगा, और वही प्रॉपर्टी क्या करता है, किसी एलिमेंट का प्रॉपर्टी होता है। मेरी बात समझ लो। आप एक तरीका से भी बोलोगे सर एटम के बाद भी तो सब पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से प्रॉपर्टी नहीं डिसाइड होता है, उस सारे एटम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब कंबाइन करोगे तब जो प्रॉपर्टी आता है तो वो क्या होता है, किसी एलिमेंट का प्रॉपर्टी होता है। तो एटम का मतलब क्या होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट एंटिटीज ऑफ द एलिमेंट। एंटिटीज का मतलब क्या हो गया, एटम जो हो गया स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट। आप पढ़े हो 7th क्लास में पढ़े हो कि एलिमेंट क्या होता है, सेम काइंड ऑफ द एटम ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द एलिमेंट। ठीक है, यहां तक आगे बढ़े। अब देखो, जब मॉलिक्यूल्स की बात करते हो आप, तो मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, कंपाउंड। अब जैसे एक एग्जांपल लो, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ध्यान से देखो यहां पर क्या है, ये जो कंपाउंड, तो अब वही एलिमेंट, अब ध्यान से देखो, जब मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन करता है या मोर देन डिफरेंट एलिमेंट जब कंबाइन करता है इन फिक्स प्रोपोर्शन में, तो जो बनता है वो कंपाउंड होता है। तो अब इसमें देख लो क्या है, एक C एटम है और 2 ऑक्सीजन है आपका, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड। मान लो ये गैस है, अब एक कंटेनर में रखा हुआ है, तो मान लो इस तरीके से ये पार्टिकल दिखाई देगा,
इस तरीके से ये दिखाई देगा। तो ये जो पार्टिकल देख रहे हो, तो इस पार्टिकल को क्या बोलोगे? मॉलिक्यूल्स बोलोगे। तो ये मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हो जाएगा? ये 1 CO2 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि मॉलिक्यूल्स क्या हो गया? स्मॉलेस्ट एंटिटीज ऑफ द कंपाउंड। ध्यान से देखो, एटम क्या हो गया? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स क्या हो गया? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द कंपाउंड। ये डिफरेंस है तुम्हारा एटम और मॉलिक्यूल्स में। मेरी बात समझ में आया? जिसे आप वाटर का एग्जांपल लो, वाटर क्या है? कंपाउंड है, 2 H और 1 ऑक्सीजन से मिलता है। तो अगर कोई कंटेनर में वाटर लेते हो इस तरीके से, अब ये वाटर का पार्टिकल जो देख रहे हो, तो एक पार्टिकल क्या होगा? H2O होगा। तो ये मॉलिक्यूल्स हो गया। अब ये टोटल वाटर देखो क्या हो गया? तो यही ना स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया उस कंपाउंड का, वाटर का हो गया। यहां पर देख लो, एलिमेंट में क्या, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल देख लो, तो उसी को आप एटम बोलते हो। तो ये डिफरेंस होता है एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में। क्लियर हुए? और यहीं से तुम्हारा केमिस्ट्री शुरू होता है। इसलिए ध्यान से समझ रहे हो ना बचवा सब? ध्यान से देखना। हाँ बोलो कौत की क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा बेटा? ठीक है, ओके, बोलते रहो। अब देख लो, अब यहां पर आता है कि एटम का खोज, क्योंकि आप वो फर्स्ट चैप्टर में जो आप पढ़े हो तो वो तो सिंपली जाने हो कि मैटर कैसे बनता है, तो उसका नाम दे दिया कि मैटर इज मेड अप ऑफ ए टीनी पार्टिकल्स। ठीक है, अब उसी पार्टिकल का यहां पर नाम आया एटम। तो इसका जो खोज हुआ, तो सबसे पहले देखो आपका इंडियन फिलोसफर था, देख लो क्या कहता है, एन इंडियन फिलोसफर महर्षि कंद पास्टुलेट दैट इफ यू गॉन ऑन डिवाइडिंग द मैटर, क्या कहता है कि अगर कोई भी मैटर को आप डिवाइड करते जाओ, डिवाइड करते जाओ, डिवाइड करते जाओ, एक समय आएगा कि अब उसके बाद फर्दर डिवाइड नहीं होता है। तो वो महर्षि कंद जो है, देखो उसी को क्या बोला था? पदार्थ। जिसे हिंदी में देखोगे सब्सटेंस को क्या बोलते हो? पदार्थ बोलते हो, हमेशा याद रखना है। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड पदार्थ, या सब्सटेंस बोलते हो या ऑब्जेक्ट बोलते हो। तो देखो ये कहता है, यू शॉल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, ए टाइम विल कम व्हेन यू शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड व्हिच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल, ही नेम्ड दिस पार्टिकल इज परमाणु। ये पहला तुम्हारा था, ये इंडियन फिलोसफर जिसने ये मोर और लेस तुम्हारा 500 BC ये खोज किया था। तो ये एटम की खोज में अगर कंट्रीब्यूशन अगर देखते हो, तो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन किसका आता है? आपके इंडियन फिलोसफर का। सोचो 500 BC हम बोल रहे हैं, इसलिए बार बार बोलते हैं किताब के सामने झुक जाओ। जो लड़का किताब के सामने झुक गया, वो किताब उसको दुनिया क्या करेगा? किताब उसके सामने में दुनिया को झुका देगा। इसलिए पढ़िए। मेरी बात समझ रहे हो? ये क्या किया तुम्हारा? ये महर्षि कंद कोई मैटर लिया और इसको डिवाइड करते गया, डिवाइड करते गया, डिवाइड करते गया। एक समय आया कि अब वो डिवाइड नहीं हो रहा है फर्दर, तो वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आया उसी का नाम उसने क्या कर दिया? परमाणु। फिर देखो ये डेमोक्रेटिस कॉल्ड दिस इनडिविजिबल पार्टिकल एटम, देख लो। और एटम का मतलब क्या होता है? इनडिविजिबल, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। आप लोग 7 क्लास में पढ़े हो तो, या किताब आप पढ़ के आते हो तो आगे मत बढ़ना कि सर एटम भी में भी क्या होता है? पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन, वो सब पार्टिकल होता है बेटा, वो आगे पढ़ोगे। यहाँ देखो, अब यहाँ पर देखो, जैसे ही ये एटम की खोज हुआ तो अब यहाँ पे आया कि कोई भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन कैसे करता है, कोई भी कंपाउंड जो बनता है, तो वो 2 एलिमेंट किस तरीके से कंपाउंड, ये 2 एलिमेंट किस तरीके से कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट था लवोसियर, देख लो, ये लेट द फाउंडेशन ऑफ द केमिकल साइंस बाय एस्टेब्लिशिंग द 2 इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये पहला साइंटिस्ट था
जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कौन सा रूल फॉलो करता है? जब दो एलिमेंट कंबाइंड करता है तो उसका रेशियो क्या होता है, किस रेशियो में वो कंबाइन करता है? आपके एनसीईआरटी में एक ही साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, लिवोसियर, एक साइंटिस्ट और था जो दोनों का कंट्रीब्यूशन था, और इसने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और उसी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला लॉ है, देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखो पढ़े हो आप। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है? एक आइंस्टीन का भी थ्योरी पढ़ोगे, E=mc²। क्या होता है? मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द मास। तो यहां पर क्या कहता है कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ध्यान से समझना, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन के दरमियान क्या होता है? मास नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जितना मास लेके चलोगे उतने ही मास का क्या होगा? प्रोडक्ट बनेगा। इसको एग्जांपल से समझो थोड़ा सा। सपोज करो कोई ए और बी ये केमिकल है, इसको आप रिएक्ट कराते हो तो मान लो ये ए बी बनता है। तो ये जो ए और बी क्या हो गया? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब क्या हो गया? दोज केमिकल व्हिच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन व्हाट एवर दे फॉर्म, तो वो प्रोडक्ट हो गया। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में देखोगे दो पार्ट होता है, एक रिएक्टेंट, दूसरा प्रोडक्ट होता है। तो यहां पर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि व्हाट एवर द मास ऑफ द ए बी, ये जो न्यू प्रोडक्ट ए बी जो बना, तो जितना मास इसका होगा इतना ही मास इसका होगा। सपोज करो ये ए का 2 ग्राम है, बी का भी 2 ग्राम है, तो यहां पर टोटल मास कितना बनेगा? 4 ग्राम। तो जितना मास आप लेके चले थे उतने ही मास का क्या बना? प्रोडक्ट बना। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मेरी बात समझ में आया? और इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से एक चीज और आप निकाल सकते हो, जैसे हम एक रिएक्शन दिखाते हैं, वैसे नहीं समझोगे, ध्यान से देखो। ये हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस से रिएक्ट कराते हो तो ये 2HCl बनता है। ये आगे सीखोगे बेटा, थोड़ा सा समझो हम क्या बता रहे हैं। एक तो जितना हाइड्रोजन का मास है, जितना क्लोरीन का मास है, उतने ही मास का हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन दूसरा क्या कहता है कि जितना नंबर ऑफ एटम का रिएक्टेंट लेके चलोगे उतने ही नंबर ऑफ एटम का प्रोडक्ट बनेगा। यानी इस लॉ से एक और निकलता क्या है कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एटम नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जितना नंबर ऑफ एटम लेके चलोगे उतने ही नंबर ऑफ एटम का क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। का हो बचवा, समझ रहा है कि ना? आगे बढ़े तो देख लो। अब यहां पर ध्यान से देखो, 2H है, देख लो ना, 2 क्लोरीन है, प्रोडक्ट देखो 2H 2Cl। तो ये पहला लॉ दिया था, देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? इट स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? आगे बढ़े, बोलो, आगे बढ़े, एकदम क्लियर कंसेप्ट लो। तो एक तो मास के बारे में बोला है, और जब मास लोगे तो किसका मास है? तो जिसका मास है वो भी कहता है नॉट डिस्ट्रॉयड नॉट क्रिएटेड, ना वो भी मरेगा ना वो जन्म लेगा। जितना लेके एटम चलोगे उतने ही नंबर ऑफ एटम का क्या होगा? तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा। भले ही प्रोडक्ट दूसरा हो जाए। यहां पर देखो हाइड्रोजन गैस था, क्लोरीन, यहां क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो कॉम्बिनेशन देख रहे हो तो इसे देख लो, वही H और Cl से बना है, एक न्यू कंपाउंड बना। ठीक है, उसके बाद देखो ये दूसरा लॉ दिया, देखो, लॉ ऑफ कांस्टेंट या डिफिनिट प्रोपोर्शन। इसको दो कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हो या डिफिनिट प्रोपोर्शन भी बोला जाता है। अब ये यहां पर क्या होता है? जब कोई केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, केमिकल सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ? जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है या मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन आप करते हो तो क्या होता है? वहां पर कोई भी कंपाउंड जो बनता है तो उस कंपाउंड में जो भी एलिमेंट होता है तो उसका रेशियो क्या होता है? फिक्स होता है, चाहे व्हाट एवर द सोर्स। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझा रहे हैं। जैसे इसका देखो क्या कहता है, इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। थोड़ा सा समझो इसको।
जैसे एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, हालांकि हर किताब में देखोगे यही एग्जाम्पल, हम भी वही दे रहे हैं। जिसे आप बोलते हो वाटर। देखो ये क्या होता है, H2O। अगर इसका रेशियो निकालोगे, बाय मास अगर रेशियो निकालते हो तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो यहाँ पर 2 है तो देखो 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है एटॉमिक मास। अब देखो इसको अगर काटोगे तो ये 1:8 का रेशियो आएगा। ध्यान से देखो यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या कहता है कि ये वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, चाहे इसका सोर्स कहीं भी हो। अब मान लो अगर आइस वाटर लेते हो तो ये भी H2A ही होगा, और यहां भी रेशियो क्या होगा, 1.8 होगा। अगर आप सी वाटर लेते हो तो यहां भी रेशियो क्या होगा, 1:8 का ही होगा। मान लो अगर आप कोई ड्रेनेज से लेते हो, कहीं का भी माने वाटर उठा के लाओ, चाहे वो सोर्स कोई भी हो, वहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बाय मास हम बोल रहे हैं रेशियो क्या होगा, 1:8। और बाय मास अगर लेते हो और बाय नंबर भी अगर लोगे तो वो नंबर भी क्या आएगा, 2:1 ही आएगा। 2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डिफिनिट प्रोपोर्शन। समझ में आया? अरे बचवा साहब बोलो, आगे बढ़े। हाँ कौन है, कुछ बोलो ना तुम लोग। सुधा, क्या दिक्कत है? खूब कमेंट करो तुम लोग, आगे बढ़े बेटा। अब देखो, जब ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आया तो एक और साइंटिस्ट था बेचारा, कोना में पढ़ा रहता था, नॉन फॉर्मल एजुकेशन लिया था, 12 ईयर में वो टीचिंग शुरू कर दिया था। सोच लो उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, लेकिन हमेशा उसके दिमाग में इनोवेटिव आइडिया चलता था। तो जब ये 2 लॉ दिया तो उसी लॉ से उसने क्या किया, एक थ्योरी निकाल दिया, और उस साइंटिस्ट का नाम था तुम्हारा डाल्टन। ठीक है, और उसने जो थ्योरी दिया वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसी 2 लॉ के आधार पे। अब देखो वो क्या कहता है, कहता है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटॉम। देखो ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटॉम। समझ रहे हो? उस ये थ्योरी को ही क्या किया, लॉ से एक माने एक अलग थ्योरी निकाला। दूसरा देखो क्या कहता है, देखो क्या कहता है, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। पढ़े हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है, देखो कहता है कि कोई भी मैटर जो होता है दे आर मेड अप ऑफ ए इनडिविजिबल, माने उसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। दूसरा क्या होता है, इनविजिबल भी होता है, आप देख भी नहीं सकते हो। ठीक है, और उस पार्टिकल को आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो और क्रिएट भी नहीं कर सकते हो। ये दूसरा लॉ दिया था। देखो फिर कहता, देखो एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये मेरी बात समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? यहां पर क्या कहता है, कोई भी एलिमेंट है, मान लो ये ए एलिमेंट है, इसमें जो एटम है, जो भी इसमें एटम है तुम्हारा, लड्डू, पेड़ा, गोला, तोला, जो भी है, क्या कहता है कि इस एक एटम का जो प्रॉपर्टी होगा या इस एक एटम का जो मास होगा उस सबका वही होगा, और ये सारे मिल के एलिमेंट का क्या करता है, मास बनाता है और उसका प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। यही यहां पर कहता है, देखो एटम ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सबका प्रॉपर्टी, हर एटम का प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। तो एलिमेंट का भी प्रॉपर्टी सेम हो जाएगा ना। अब दूसरा देखो क्या कहता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब डिफरेंट एलिमेंट का क्या होगा, मास अलग होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट एटम का बनता है। तो एलिमेंट में क्या होता है, सेम काइंड ऑफ एटम होता है। सेम काइंड का मतलब क्या हुआ, एक ही प्रॉपर्टी का एटम एक साथ ग्रुप करके एलिमेंट बनाता है। तो
तो जब एक एटम का जो प्रॉपर्टी होगा वो भी सभी का है, तो एलिमेंट का भी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसलिए डिफरेंट एलिमेंट का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, अलग अलग होगा। दूसरा देखो क्या कहता है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ ए स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म द कंपाउंड। यहां पर क्या कहता है कि एटम जो कंबाइंड करता है वो फ्रैक्शन में नहीं कंबाइन करेगा। जैसे आप H2O लिखे हो तो ये H2O ऐसे नहीं होगा H1.5 इजकल टू O, जब भी होगा तो होल नंबर में होगा, फ्रैक्शन में कंबाइन नहीं करता है। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। जो ये तुम्हारा सेकेंड लॉ से ही निकाला है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जो रिलेटिव नंबर किसी भी कंपाउंड में जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम जो होता है वो क्या होगा, फिक्स होगा, वो डिफिनिट होगा तुम्हारा। जिसे हमने वाटर का एग्जाम्पल लिया तो H2O, तो देखो ना 1:2 का 2:1 का 2 हाइड्रोजन और पर 1 ऑक्सीजन। अब ये कहीं से भी वाटर लो, कोई भी इसका सोर्स हो, गंदी नाली से ले लो, वहां भी क्या होगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ये तुम्हारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था। समझ में आया, आगे बढ़े। अब देखो यहां पर क्वेश्चन ये उठता है इतना पढ़ने के बाद, कहता है कि देन व्हाट इज एन एटम, क्या बोलोगे। तो एटम का मतलब क्या हुआ, कोई भी सब्सटेंस है तो बिल्डिंग ब्लॉक हो गया ना। जिसे आप घर बोलते हो तो घर का मेन मटेरियल क्या होता है, ब्रिक्स होता है। जिसे लिविंग बॉडी में आते हो तो मेन बिल्डिंग मटेरियल क्या होता है, सेल होता है। तो सेल भी स्मॉलेस्ट होता है, ट्रिलियंस ऑफ सेल बन के एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। उसी तरीके से तुम्हारा नॉन लिविंग में मैटर बोलते हो तो क्या कहता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ है मैटर आर एटम। कोई भी मैटर होगा वो एटम का बना होता है, और मोर और लेस हर एटम का क्या होगा, प्रॉपर्टी अलग अलग होगा। सॉरी टेलीफोन आ गया था, आगे बढ़, समझ में आया। अब देखो यहां पर आता है सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। तो वो लैटिन वर्ड में था तो सिंबल थोड़ा सा जानोगे आगे कैसे सिंबल लिखा जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखोगे अल्फाबेट में किसी किसी एलिमेंट का देखोगे लेकिन हमेशा याद रखना कोई भी एलिमेंट जब आप लिखते हो तो पहला जो अक्षर होगा वो क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। जैसे आप हाइड्रोजन लिखते हो तो क्या हो गया, H। तो किसी भी उसी तरीके से देखो, आप कैल्शियम लिखते हो तो देखो अब यहां पर 2 अक्षर आ गया, Ca देख लो। तो फर्स्ट जो होगा वो कैपिटल लेटर होगा, उसके बाद स्मॉल लेटर होता है। किसी किसी में देखोगे सेकेंड लेटर ना लेके थर्ड लेटर लिया जाता है। किसी किसी में देखोगे नाम क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे देखोगे आप सोडियम लिखते हो तो इसका Na होता है बेटा, तो इसमें तो कहीं Na नहीं है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, सोडियम का अलग नाम होता है, वहां से लिया गया है। ठीक है, तो ये जब आप पढ़ोगे तब तो उसना सिंबल के माने कैसे आया उतना नहीं जाना है आपको डिटेल में, ये आपको रटना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो अपने अपने याद हो जाता है। ठीक है, अब देखो आ जाओ एटॉमिक मास क्या होता है, यही मेन चीज समझना। देखो यहां क्या कहता है कि इट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ द एटम एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ये आइसोटोप्स होता है, कार्बन का डिफरेंट मास होता है। तो जब कोई भी एलिमेंट का मास अगर अलग अलग होता है तो उसको आइसोटोप्स कहा जाता है। अब यहां पर ये होगा क्योंकि क्या हुआ, इस कार्बन
इसको स्टैंडर्ड मान लिया गया। तो आप जो मास निकालते हो तो मास क्या होता है, रिलेटिव होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर कार्बन को ही क्यों स्टैंडर्ड माना गया, हाइड्रोजन को क्यों नहीं माना गया, हीलियम को क्यों नहीं माना गया, या अदर एलिमेंट का। एक्चुअली साइंटिस्ट ट्राई किया था मास लेने का, लेकिन हाइड्रोजन का जब मास लेने का कोशिश किया, क्योंकि यहां पर तुम्हारा वो ग्राम और केजी में नहीं लिया जाता है, तो पता चला कि इतना माने पॉइंट के बाद इतना जीरो आ रहा था कि उसको आप काउंट ही नहीं कर पा रहा था। तो एक कार्बन ही ऐसा आया जहां पे फ्रैक्शन नहीं आ रहा था, इसलिए इसको स्टैंडर्ड मान लिया। मानी इस स्टैंडर्ड का मतलब कि इससे कोई भी अदर एलिमेंट का मास कम है कि ज्यादा है, तो ये रिफरेंस हो गया तुम्हारा। और यहां पर जैसे मान लो कार्बन कहते हो, सपोज करो ये कार्बन है, अब इसको 12 भाग में बांट दो इक्वल, ठीक है। अब 12 भाग में बांटना, इसमें 12 भाग नहीं दे रहा। अब एक भाग का जो मास आवेगा तो उसी को क्या बोलोगे, 1 कहा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट, या सिंपली यू भी लिखा जाता है, यूनिफाइड मास होता है, ठीक है। तो आगे जब अब जाओगे तो एक्चुअली कोई भी एटॉम का जो मास आता है वो दैट डिपेंड्स अपॉन द न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे होता है। तो वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होता है तुम्हारा, उसका जो है देख लो, ये पढ़ोगे आगे 1.6 इंटू 10⁻29 होता है तुम्हारा। इसको एक यूनिट मान लेता है 1 mu। उसी तरीके से प्रोटॉन को भी वही मोर और लेस वही होता है, तो उसको भी 1 mu मान लेता है, ठीक है। और उसके आधार पे उस किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाला जाता है। आगे बढ़े, दूसरा देखो कहता है हाउ डू एटॉम एग्जिस्ट। अभी पढ़े हो, अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द एटॉम, क्या जवाब दोगे? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटॉम अकेले रह नहीं सकता है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो क्या करता है, सेम टाइप ऑफ द एटॉम क्या करेगा, ग्रुप करता है, तब एलिमेंट बनता है, ठीक है। अब देख लो यहां पर, क्योंकि एटॉम का एग्जिस्टेंस नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो क्या किया, सेम टाइप बनाया। तो हमने क्या बोला, देख लो, एलिमेंट, तो कोई भी केमिकल सब्सटेंस का, कोई भी सब्सटेंस का जो जर्नी जो शुरू होता है, लाइफ जो बोलते हो, कहां से शुरू होता है, एटॉम। ये एटॉम से क्या बना, एलिमेंट। अब ध्यान से देखो यहां पर, ये एलिमेंट का, ये एटॉम क्यों ग्रुप किया, ध्यान से पकड़ना। सेम टाइप ऑफ द एटॉम ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द एलिमेंट। क्वेश्चन एराइज ये होता है, व्हाई एटॉम इज ग्रुप्ड, क्यों एटॉम ग्रुपिंग करता है, क्योंकि एटॉम का एग्जिस्टेंस तो है नहीं, तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने के लिए क्या किया, ग्रुपिंग किया। पहले अपने आप में मिला, सेम टाइप का मतलब क्या हुआ, सेम प्रॉपर्टी का एटॉम क्या किया, ग्रुपिंग शुरू किया, ठीक है, एलिमेंट बना। क्या हुआ, जैसे ही ये एलिमेंट बना तो देखता क्या है, कुछ एलिमेंट तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो गया, जैसे हीलियम देखोगे, नियोन देखोगे, पढ़ोगे ये आर्गन, इसको इनॉट एलिमेंट कहा जाता है। तो ये एलिमेंट है और ये किससे बना हुआ, एटॉम का बना हुआ, लेकिन नंबर ऑफ द एलिमेंट क्या हुआ, वो एग्जिस्ट नहीं किया। तो अब अगर तुमसे कोई पूछता है कि देन व्हाट इज द एलिमेंट, क्या जवाब दोगे, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस व्हिच मे एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यहां पर दोनों कंडीशन आ गया। एटॉम में क्या होगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इंडिपेंडेंटली। कहो बचवा, समझ रहा है रे, थोड़ा सा आगे बढ़े। अब देख लो, जो एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट कर पा रहा है, तो अब क्या होगा, या तो सेम टाइप ऑफ द एलिमेंट ग्रुप करेगा, जैसे ऑक्सीजन एलिमेंट ग्रुप करके देखो, ये O2 मॉलिक्यूल्स बना, तो ये सेम टाइप ऑफ द एलिमेंट है, पहले इसको मॉलिक्यूल्स कहा जाता था। या
डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एलिमेंट दे आर ग्रुप टुगेदर इन ए डिफिनिट प्रोपोर्शन। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया, H2O, तो इसी को क्या बोलते हो, कंपाउंड बोलते हो। अब इसको भी मॉलिक्यूल्स बोला जाता है, इसको भी मॉलिक्यूल्स बना जाता है। तो अगर ध्यान से देखोगे कोई भी सब्सटेंस का जो जर्नी होता है तो कहाँ से शुरू होता है, एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड। तो कोई भी सब्सटेंस जो है एग्जिस्ट तो एलिमेंट, एटम तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो एटम और एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स होगा। क्लियर है? अब देखो आगे व्हाट इज मॉलिक्यूल्स पूरा शुरू में ही हम बता दिए थे। देखो क्या कहता है, क्या कहता है, देखो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट। नेचर में मॉलिक्यूल्स बोलो या कंपाउंड, यही एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, यानी वो स्टेबल हो गया। स्टेबल बोले तो अब वो इनर्ट के जैसे बिहेव करता है। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आता है तुम्हारा, एटम क्यों ग्रुपिंग किया, क्यों किया, एग्जिस्ट करने के लिए, स्टेबल बनने के, क्योंकि एटम अनस्टेबल है। फिर एलिमेंट बना तो कुछ एलिमेंट तो क्या हो गया, स्टेबल हो गया, उसको इनर्ट एलिमेंट बोलते हो, जैसे हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियोन हो गया। बहुत सा एलिमेंट क्या हुआ, स्टेबल नहीं हुआ, इसलिए वो क्या किया, दूसरे एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बनाना शुरू किया। और जैसे ही कंपाउंड बना तो उसी को मॉलिक्यूल्स बोलते हो, तो वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो मेन केमिकल रिएक्शन जो होता है, चाहे वो केमिकल रिएक्शन के बाद न्यू सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन होता है, पर्पस यही होता है टू बिकम स्टेबल। कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाई केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट, जवाब क्या दोगे, टू बिकम द स्टेबल। आप भी क्यों पढ़ रहे हो, क्यों दिन रात पढ़ते रहते हो, मेहनत करते रहते हो, ताकि आगे आप स्टेबल लाइफ लीड कर सके। ठीक है, अब देख लो यहां पर क्या किया है, मॉलिक्यूल्स को देख लो बांटा है। देखो एक होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, अभी हमने बताया था कि पहले मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड को अलग किया होता है। मॉलिक्यूल्स का मतलब सिर्फ इतना होता था कि सेम टाइप ऑफ द एलिमेंट अगर ग्रुप करता था, जैसे तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, O2 जो लिखते हो, N2 जो लिखते हो, क्लोरीन गैस लिखते हो, Cl2। तो जनरली देखोगे तुम्हारा ये आगे पढ़ोगे पूरे एलिमेंट को दो भाग में बांटा है, मेटल, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल ही देखोगे वो मॉलिक्यूल्स के रूप में एग्जिस्ट होता है। देखो क्या कहता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट फॉर्म बाय द सेम टाइप ऑफ द एटम। जैसे देख लो आर्गन, हीलियम, मेड ऑफ ओनली वन एटम दैट ऑफ एलिमेंट। ये ऑलरेडी एलिमेंट है, लेकिन इसको मॉलिक्यूल्स भी बोलते हो। क्यों, सेम टाइप है, क्योंकि जैसे ही वो एटम ग्रुप किया एलिमेंट बना, ये इनर्ट हो गया, इसलिए इसको मॉलिक्यूल्स बोलोगे। मॉलिक्यूल्स का मतलब ये होता है एनीथिंग व्हिच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो ये एलिमेंट है, सेम टाइप ऑफ एटम है। अब यहां पर क्या कहता है, अब देखो क्या कहता है, इन नॉन मेटल मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम ऑफ द एलिमेंट। देख लो जिसे ऑक्सीजन हो गया, ओजोन हो गया। तो अब यहां पर देखो ये यहां पर तो एक ही एलिमेंट है, इसलिए इसको क्या बोले हो, मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। अभी एलिमेंट में हम क्या बताए थे कि ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट का मतलब क्या होता है, इसको क्या बोलते हो, हीलियम एटम बोलते हो आप, हीलियम एटम बोलते हो। तो ये क्या कहोगे, इसको मोनो एटॉमिक। लेकिन जनरली नॉन मेटल में जाओगे तो मिनिमम 2 एलिमेंट कंबाइंड करता है तुम्हारा। तो जैसे O2 हो गया तो डाई एटॉमिक बोलोगे, O3 हो गया, ओजोन, पढ़े हो ओजोन, अम्ब्रेला का काम करता है, अल्ट्रावायलेट रे को अर्थ पे नहीं आने देता है, तो उसको क्या बोलोगे, ट्राई एटॉमिक। तो यहां देखो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, देखो क्या कहता है, द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल्स इज नोन एज एटॉमिसिटी। किसी भी मॉलिक्यूल्स में कितना नंबर ऑफ एटम है उसी को क्या बोलते हो, एटॉमिसिटी बोला जाता है। जैसे देख लो नाइट्रोजन में देखो डायटोमिक क्या होता है, नाइट्रोजन
N2 लिखते हो, क्लोरीन देखो Cl2 लिखते हो, फॉस्फोरस देखो ये P4 लिखा जाता है। देखो तो टेट्रा एटॉमिक, उसी तरीके सल्फर देखो पॉली एटॉमिक होता है, इसको देखो ये C6 है। जनरली क्या होता है 5 के आगे जो है पॉली शब्द लगा दिया जाता है, यानी मोर और लेस सल्फर जो होता है तुम्हारा ये S6 होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हो पॉली एटॉमिक बोला जाता है। समझ में आई मेरी बात? कोई कंफ्यूजन बोलो, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। क्यों नहीं बोल रहे हो आप लोग? इतना समझ में आया? एटॉम क्या है समझ में आ गया, मॉलिक्यूल्स क्या हो गया। सिंपल वे में एटॉम कोई पूछता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, क्योंकि जर्नी ऑफ मैटर का जो शुरुआत होता है वो एटॉम से ही होता है। एटॉम जब पैदा होता है इन द फॉर्म ऑफ द एलिमेंट, सेम टाइप ऑफ द एटॉम ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द एलिमेंट, फिर वही एलिमेंट क्या बनाता है कंपाउंड बनाता है या मॉलिक्यूल्स। तो कोई भी मैटर जो है तुम्हारा दो ही मेन स्टेज हो गया, आइदर एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी समझ में आ गया तुमको, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। उसके बाद हमने एटॉमिक मास, तो हमने बताया कि उसको रिप्रेजेंट AMU एटॉमिक मास यूनिट से किया जाता है। यूनिट इसलिए किया जाता है कि आप उसका मास नहीं ले सकते हो, तो व्हाट एवर द मास ऑफ द न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को जोड़ दिया जाता है। किसी भी एटॉम में कितना प्रोटॉन है कितना न्यूट्रॉन है उसके आधार पर उसका मास निकाला जाता है, इसलिए उसको रिलेटिव कहा जाता है, उसको यूनिफाइड मास भी कहा जाता है। AMU भी लिख सकते हो या सिंपली U भी आप लिख सकते हो। उसी को अगर आप ग्राम में लिख देते हो तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है। मॉलिक्यूल्स का जब मास निकालोगे तो मॉलिकुलर मास हो जाएगा या मोलर मास हो जाएगा, जो थोड़ा सा बताएंगे आगे कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ प्लीज़ इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो बेटा, और लोगों के बीच में इसको फैलाइए, ठीक है। अगर लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वीडियो के नीचे देखोगे मेरा वेबसाइट है, क्योंकि हमने शुरू से बोल रहा हूँ कि ये NGO की तरफ से चलता है, बहुत नॉमिनल चार्ज है, आप लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरा वेबसाइट है www.pramarthamfoundation.com, जाइए उसमें आवेगा ग्रेविटी क्लासेस करके आवेगा, उसको क्लिक करो। अब उसमें जो कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो उस कोर्स पर क्लिक करो और सबमिट करो फॉर्म को, तुरंत आपको क्या बोलते हैं लाइव क्लास में आप ज्वाइन कर लोगे। बाय।